नारी तुम अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक के लिए लड़ो, तब होगा तुम्हारा उत्थान। हमारे इस खास कार्यक्रम में शक्ति स्वरूपा में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और इस खास कार्यक्रम में हम एक ऐसी ही शक्ति से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपने शक्ति का प्रदर्शन उस दौर में किया जब वो अपने सबसे कमजोर समय में थी और तब उन्हें लोगों का बहुत सारा प्यार मिला था। हमारे साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और इनसे उन कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे जो शायद आज भी लोग नहीं जानते हैं। इनके मन में वो बातें जो है वो जरूर उनके पास है। चलिए इनका सबसे पहले हम लोग हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते मैम, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो आपके उस बचपन की कहानी से जो शायद सभी लोग नहीं जानते हैं, वो सिर्फ शायद आप जानती होंगी, आपके परिवार वाले जानते हैं। मैम, उस संघर्ष के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। ये एक्चुअली अगर हम बताएं तो बचपन से हम एक बिल्कुल बहुत ही गांव में, मतलब दुमका डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ और मेरे पिता किसान परिवार से आते थे और हम सभी, जैसे अगर बचपन की बात करें तो गांव में विद्यालय होते थे तो वहीं पे हमारा जाना, लेकिन शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा मेरी माँ हमेशा बहुत ये रखती थी कि वो कंसर्न रखती थी कि वो हर हाल में, मतलब विद्यालय जाना है, स्कूल से कभी एब्सेंट ना करें, कभी भी स्कूल ना छोड़ें, ये इस तरह का उनका होता था। तो माँ के वजह से आज अगर हम कहें तो अगर इस जगह पे हैं तो बहुत ज़्यादा योगदान हमारी माँ का है और माँ हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखी। और हम जॉइंट फैमिली में थे, हमारा परिवार बड़ा था, हम अपने भाई बहन, उसके अलावा कज़न्स भी थे, तो साथ में सभी लोग गांव में जैसे उस समय सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे तो विद्यालय जाना साथ में हम जाते थे। फिर आने के बाद मतलब जो भी होती थी हमारी सामूहिक रूप से ही एक साथ स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद लंच आवर में घर आए, फिर वो खाना खा के फिर स्कूल जाओ, शाम में आने के बाद 4 बजे थैला रखना और फिर सीधे हम लोग खेल मैदान में दौड़ते थे। सब लोग मैदान में हम लोग जाते थे तो गांव के भी और सारी लड़कियां होती थि, भाई होते थे, सब मिलकर वहाँ पर अलग अलग गांव की अगर हम बताएं तो हम उस समय अभी पता नहीं कित कित वाला खेल एक होता था, फिर कबड्डी होता था, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आता था। उस समय की बात अगर हम मैंने उस समय का सोचते हैं, पहले का दिन और आज का समय देखते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। एक माहौल उस समय अलग होता था, कोई अपना पराया नहीं होता था। सभी लोग जब कहीं भी, चाहे स्कूल में रहें चाहे फिर घर मैदान में रहें, ऐसा लगता था कि आपस में सब लोग एक हैं। बहुत ही अच्छा आपसी मैंने बॉन्डिंग भी होती थी, बहुत ही सामंजस्यता के साथ एक साथ रहते भी थे। मैम, आपके सबसे ज्यादा पसंद आपको क्या था बचपन में? मतलब आपको बुक्स पढ़ना पसंद था या फिर खेल कूद में रुचि थी? सबसे ज्यादा क्या पसंद था मैम? नहीं, अगर सबसे ज़्यादा बोलेंगे तो मतलब शायद ये बेईमानी होगी कि अगर बुक्स की बात हम करें। जाहिर सी बात है, जो सब बच्चों का होता है, किताब तो पढ़ना ही है, चलो कि एग्ज़ाम है या फिर चूँकि माँ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था तो पढ़ाई तो करते थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल में ज़्यादा आनंद आता था। हम लोग कबड्डी में ज़्यादा आनंद आता था, उसमें सब लोग रहते थे तो एक साथ सामूहिक रूप से जब भी फुर्सत मिला तो फुर्सत के दिनों में कबड्डी खेल लेते थे। जब गर्मी का समय है, नहीं तो फिर गुड़िया का खेल सभी जानते हैं, बचपन के समय में घर के अंदर वो फिर हम लोग उसको भी खेलते थे। किसान परिवार के से आप आती हैं और जैसा कि आपने बताया भी जितने भी किसान होते हैं वो सभी लोग अपने बच्चों को लेकर के एक बार जरूर खेती करने के लिए जरूर लेकर के जाते हैं, और खासतौर पर अभी का जो समय रहता है धान की जब रुपाई होती है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। नहीं, देखिए, खेत में हम लोग शौक से जाते थे। मेरे पिताजी रहते थे, चूँकि हमारे यहाँ खेती होती थी तो बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ खेती होती थी, तो लोगों को बुला के हम मतलब वहाँ पे लोगों से काम करवाते थे, खेती करवाते थे। गांव के लोग, अगल बगल के लोग आके, चाहे
रोपाई हो कटाई हो धान की वो करते थे, लेकिन हाँ खेत में जरूर जाते थे हम लोग। मेरे पिताजी जब हम लोग सुबह उठते थे तो देखते थे पिताजी एक बार खेत से घूम के वो आ गए सुबह सुबह 5 बजे। तो जब कभी भी ऐसा स्कूल से आने के बाद टाइम मिलता था तो फिर एक चक्कर हम लोग खेत में ऐसे भी लगा लेते थे, देखते थे। मतलब एक ये मन में था खेती के साथ साथ, जैसे धान की ज़्यादातर उधर धान की खेती होती थी, लेकिन हमारे यहाँ बगीचे भी थे। तो अगर देखें तो जब आम का सीजन होता था तो खाली टाइम आम बगीचे में ही हम लोग ज़्यादातर नज़र आते थे। तो यानी कि जब भी टाइम मिला तो सब लोग एक साथ जाके बगीचे में चले गए, तो आम है, अमरूद है, जो भी जामुन है, जब भी जो सीजनल फ्रूट्स होते थे तो उसमें गांव में सामूहिक रूप से जाना। जो खाली टाइम होता था स्कूल से आने के बाद या ट्यूशन के बाद, तो वो खाली टाइम अधिकतर खेल में या फिर बगीचे में बिताते थे। तो एक इसलिए कि उस समय का एक अलग ही ये आनंद आता था। बचपन के दिनों को अगर याद करें तो ये नहीं लगता था अभी के समय की जो स्थिति बनी है, सब अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन उस समय था कि सामूहिकता में ही मन लगता था। उस समय एक साथ अगर कोई नानी घर चला गया, अकेले हैं तो वो मतलब मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे बहनें छूट गई या सहेलियां छूट गई। तो एक ऐसा फीलिंग रहता था कि जब भी हो तो सामूहिक रूप से एक जगह हम सभी रहें, तो बहुत ही आनंद भी आता था। बचपन के दिनों की बात ही कुछ और थी। बचपन की बातें कुछ अलग सी थी और उस समय में सबसे ज्यादा पसंद आता था तो कबड्डी खेलना पसंद आता था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के समय में कित-कित के बारे में नहीं जानते, आज की पीढ़ी नहीं जानती है, लेकिन कुछ ऐसी जनरेशन्स है, शायद वो आखिरी जनरेशन हम लोग होंगे या फिर हमारे बाद एक जनरेशन जो आई है वो शायद इसके बारे में जानते होंगे, उसके बाद लोग नहीं जानते। नहीं, बिल्कुल, इसलिए तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास स्वदेशी की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो स्वदेशी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम मतलब स्वदेशी चीज़ों की खरीद करते हैं। स्वदेशी का मतलब ये भी कि हम पुरानी जिन चीज़ों को भूल रहे हैं उसको भी हम आगे लाएं। और खेल के मामले में अभी जैसे खेल महोत्सव का भी आयोजन होता है, तो उसमें बहुत सारे जो लोकल खेल है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और इसको लेकर मतलब हर लोग अपने अपने स्तर से आगे बढ़ा रहे हैं। और हम भी आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे सबसे कि हमें अपनी संस्कृति को, अपनी चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमको उसके साथ जुड़कर हम अगर बच्चों को अपने सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और बच्चे भी हमें लगता है कि अब थोड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं जब उनको बताते हैं कि हम बचपन में हम क्या खेलते थे या फिर हम कैसे रहते थे। तो अब के बच्चे को लगता है कि शायद वो दिन ही अच्छा था, अब उन्हें ऐसा महसूस होता है। अच्छा था। और चलिए अब हम लोग अगर बात करेंगे मैम के स्कूल लाइफ की, तो स्कूल लाइफ के बारे में इन्होंने जिक्र किया। अब इनके अगर हम लोग बात करेंगे कॉलेज लाइफ की, कॉलेज लाइफ आखिर कैसा था, क्योंकि कॉलेज लाइफ में लोगों को ज्यादातर खास तौर पर उस दौर में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर इस जोन में जाते थे। मैम से हम लोग जानेंगे कि मैम का वो पूरा दौर कैसा रहा था कॉलेज लाइफ का। मैम, कॉलेज लाइफ का आपका दौर कैसा रहा था, क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था उस पूरे कॉलेज लाइफ में? नहीं, देखिए, एक तो स्कूल की बात हम आपको करेंगे कि एक तो स्कूल में 10th तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई। 10th के बाद बहुत ज़्यादा होता था कि आगे क्या करें। तो एक मेरे मन में हमेशा से एक शिक्षक बनने का था कि मैं एक टीचर बनूं। हमारे जो शिक्षक है, मैं उनको देखकर, 2-3 टीचर हमारे होते थे, उनको देखकर बहुत ज़्यादा मन में मतलब प्रेरणा भी होती थी। तो हमें भी लगता था कि हम शिक्षक बनकर इसी तरह से एक सभी को पढ़ाना है या फिर आगे देश के लिए काम करना है। तो ये एक मन में बना हुआ था। और उसके आगे धीरे धीरे आने के बाद फिर कॉलेज के समय में तो जब चीज़ों को देखना बिल्कुल वो एक अलग ही रूप में, और हम कहेंगे कि मतलब वो एक अनुभव, अलग ही अनुभव था। तो बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि ग्रेजुएशन मतलब बहुत कम, इंटर के बाद ही एक्चुअली शादी हो गई थी, इसलिए कॉलेज लाइफ की बहुत ज़्यादा हम चर्चा आपको नहीं बता सकते हैं। कॉलेज मैंने क्लास, रेगुलर क्लास नहीं हुआ। फिर उसके बाद पढ़ाई जो भी मतलब कई नदी है, नदी में पुल नहीं होते थे,
तो नदी के उस पार जाना है, फिर कैसे जाएं? तो फिर उस समय गांव लोग पार करते थे खटोली में, फिर उसमें बैठ के हमें जाना पड़ा। तो उसके बाद नदी के उस पार जाना, फिर लोगों से मिलना, तो हमको लगा था कि ये जरूरी, मतलब यहाँ पे कि कितनी मुश्किलें होती हैं लोगों को आने जाने के लिए। बरसात के समय में कोई बीमार पड़ गए तो वैसी स्थिति में लोग जा नहीं पाते हैं। या तो उसके बाद से मेरे मन में हुआ कि जीतने के बाद ये पहला ये करेंगे कि कम से कम यहाँ पे पुल हो, लोगों को आने जाने की सुविधाएं हो। तो कठिन स्थिति थी उस समय, मतलब काफ़ी सड़कें, या फिर हमको अगर वो सतगावा ब्लॉक भी जाना होता था तो बिहार के गोविंदपुर होके घूम के जाना होता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था। दूरस्थ एरिया यहाँ भी जो कोडरमा ब्लॉक, मरकच्चो, डोमचांच जो ब्लॉक भी होते थे, तो उसमें भी दूरस्थ स्थानों पे जाना तो सामूहिक रूप से जाते थे, इसलिए कभी ऐसा कोई मतलब भय का माहौल या ये नहीं कि हमारे साथ बहुत सारे हमारे लोग हैं तो साथ में उनके साथ जाना। और ये रोज़ का चुनाव तक ये रोज़ का रहा कि सुबह 7 बजे निकलते थे, शाम के 7 बजे आते थे, 12 घंटा उनके साथ लगातार साथ में रहना होता उसके बाद फिर बच्चों किससे मिलती थी तो आपको कैसा लगता था उसके बाद में? मतलब वो एक समय, एक अनुभव ही अलग होता था, जो कि दिन भर बाहर रहने के बाद, और बच्चे बहुत कभी अलग नहीं हुए थे हमसे, अलग नहीं रहते थे। और छोटा तो मेरा बहुत ही 1 साल का था, बहुत ही छोटा था, तो बिल्कुल कभी कभी तो साथ में लेके भी चली जाती थी, चूँकि कभी रोता था तो फिर वैसी स्थिति में साथ में ले गए, दिन भर साथ में घुमाते थे। तो बच्चे भी धीरे धीरे इस चीज़ को थोड़ा, जैसे ही समय के अनुसार बच्चे बड़े होते गए, थोड़ी समझदारी हुई, और बहुत ज़्यादा हमको सहयोग मेरी माँ की ओर से रहा। मतलब मेरी माँ तीनों बच्चों को फिर वो उस दिन से ही वो पूरा का केयर, मतलब देखभाल उन्होंने ही किया। ऐसे भी कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को परेशानी में नहीं देख सकती है, और उसका एक एग्जाम्पल आपने भी सेट किया, अपने बच्चे को उस पूरे उपचुनाव में साथ लेकर के गई, और आपकी माँ ने भी आपका पूरा सहयोग किया आपके बच्चों को संभालने में। मैम अब अगर हम लोग बातचीत करेंगे, मैम आपने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपना बहुत योगदान दिया है, और राज्य स्तर पर भी यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर रही हैं 2012 से लेकर 2014 तक। वो दौर भी मैम बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि उस दौरान भी आपको महिला और बाल विकास विभाग का जो पूरा मिला था, पूरा कैबिनेट मिला था। तो मैम उस दौरान आपकी सबसे पहली चीजें क्या थी, किस तरीके से महिला और बाल बच्चों को आगे लेकर के जाना है? देखिए, एमएलए बनने के बाद, चूंकि गांव में जिस समस्या को मैं देखी थी, गांव को बहुत नज़दीक से, चूंकि गांव से पले बढ़े, वहाँ पे बड़े हुए, तो जो वहाँ की समस्याएं थी उन चीज़ों को देखी थी। तो एमएलए बनने के बाद भी बहुत दिनों तक महिला बाल विकास कमेटी की मेंबर, चेयरमैन रही विधानसभा में। तो उसके नाते भी जो समस्याएं हैं उस समस्या को देखना, या फिर विभिन्न राज्यों में घूमकर कि कैसे वहाँ पे महिला बाल विकास विभाग का किस तरह से वहाँ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, महिलाओं के प्रति कैसे उनका क्या और कार्यक्रम होता है, तो उन सारे चीज़ों का स्टडी टूर भी होता था विधानसभा की ओर से। तो उसमें जाने के बाद जो चीज़ें अच्छी लगी कि कैसे हम महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, या बच्चों का जो आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को बेसिक जो उसकी नीड है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उस दिशा में फिर मेरा ये प्रयास रहा कि काम करें। हालांकि बहुत छोटा पीरियड रहा, झारखंड में भी 16-18 महीने का ये हमारा पीरियड रहा था, लेकिन उसमें भी हम ये प्रयास किए कि जो खास करके झारखंड में जिस तरह की जो समस्याएं हैं, तो उसका समाधान के लिए लगातार प्रयास करते रहें कि एक महिला रोजगार से महिलाएं जुड़ें, हमारे बच्चों को अच्छा भोजन मिले, जो आंगनवाड़ी केंद्र में हमारे बच्चे जाते हैं। चूँकि सबसे ज़्यादा कि वहाँ पर आंगनवाड़ी पहले तो मुख्य रूप से पोषण के लिए ही जाना जाता था, कि आंगनवाड़ी केंद्र में जाएंगे, जो बच्चे कुपोषित हैं उनको सप्लीमेंट्री फूड मिलता है, तो वो बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इसके लिए तो ये भी हम प्रयास किए झारखंड में जब सरकार में रहे, तो कि
जो झारखंड की समस्या है उसका समाधान हो सके, यानी बच्चों को अच्छा से अच्छा भोजन मिल सके, अच्छी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए प्रयास रहा। चलिए, अब अगर हम लोग बात करेंगे मैम के उस दौर की जब खुद लोकसभा चुनाव लड़ने का समय आया, यानी कि 2019 में खुद यहाँ कोडरमा लोकसभा सीट से अन्नपूर्णा देवी जी ने लोकसभा चुनाव यहाँ पर लड़ा और साथ ही साथ यहाँ पर उनके द्वारा मोदी के यहाँ पर 2019 में भाजपा से इन्होंने पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि उसी दौरान 2021 में यानी कि 7 जुलाई 2021 को मैम का वो सपना पूरा हुआ, यानी शिक्षक बनने का सपना था और उनको मौका मिला, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्हें काम करने का मौका मिला। यानी कि जो बचपन का सपना था शिक्षक बनकर के पढ़ाने का, शिक्षकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। एक बहुत अच्छा मौका मैम, आपको अपने उस बचपन का सपना पूरा करने का एक मौका जरूर मिला। बिल्कुल, विधायक के बाद लोकसभा में जाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक बार मन में जरूर इच्छा थी कि देश की राजधानी में भी एक बार कभी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, और ये 2019 में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये अवसर मिला और पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे वहाँ पे जीत कर मैं गई। और 19 लोकसभा के बाद, लोकसभा जाने के बाद लोकसभा का एक अलग ही अनुभव था। राज्य में रहने के बाद ये छोटा सा हमारा झारखंड, बिहार में भी हालांकि हमें रहने का अवसर मिला था बाद में ज़्यादा लंबे समय तक झारखंड में, लेकिन झारखंड के बाद जब लोकसभा गए तो लोकसभा तो वो एक समुद्र था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि पूरे देश के प्रतिनिधि वहाँ पे होते थे और हर तरह की हर चीज़ों को जानने समझने का भी वहाँ पे अवसर मिला, तो अच्छा लगा, एक ये अच्छा अनुभव रहा। और 2021 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उनके कैबिनेट में जगह मिला तो ये और बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत ही बड़ी। और सही आपने कहा कि जो शिक्षक बनने का एक सपना था, तो शायद शिक्षक तो नहीं बन पाए, लेकिन शिक्षकों के लिए कुछ काम कर सके या उनके साथ रहकर कुछ काम करने का अवसर मुझे मिला और अच्छा लगा वो दौर भी। और भारत सरकार में काम करने का एक अलग ही अनुभव रहा, कार्य पद्धति भी बहुत ही डिफरेंट है स्टेट से, और काफ़ी गाइडेंस प्रधानमंत्री जी का मिलता रहा। उस समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, प्रधान जी ने भी चूँकि मेरे लिए वहाँ पे सब कुछ नया था, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत चीज़ों को आगे कैसे काम करना है उसके लिए गाइड भी उन्होंने काफ़ी किया। पर एक एक्सपीरियंस जरूर आप शेयर करिए, जब आप खुद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनकर वापस अपने क्षेत्र आए और जब शिक्षक आपके पास आए होंगे मिलने के लिए कि आपको बधाई देने के लिए, मैम कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा कि हाँ शिक्षकों के लिए हम ये कर सकते हैं और उस पर वो आप लोगों ने प्रस्ताव के रूप में लेकर आए? नहीं, जब 21 में मंत्री बनने के बाद, आने के बाद तो लोगों में काफ़ी उत्साह काफ़ी थी, और उसके बाद जब शिक्षकों से मिलने के बाद अच्छा लगा। शिक्षक आए तो मैं भी खुद को देख रही थी कि मैं भी इस जगह पे शायद खड़ी होती कि जहाँ शिक्षक थे। मेरा भी यही एक सपना था कि शिक्षक बने। तो वहाँ जब टीचर से मिलना, उनकी जो समस्याएं रही वो चाहे लोकल स्तर पर रही या केंद्र में, तो जो भी बातें होती थी ये हमारा प्रयास होता था कि उनकी समस्या का समाधान कराएं। चाहे कोई अगर शिक्षक उनकी कोई भी छोटी भी समस्या रही तो इसको लेके कि उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं हो। और जब अगर टीचर अच्छे से अगर मन लगाकर अगर वहाँ पे जहाँ भी हो मन से नहीं रहेंगे तो शायद वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। तो इस बात का हमेशा ध्यान मेरा रहता था कि अगर जहाँ भी है शिक्षक, जब उनसे मिलती थी तो इस बात को ज़रूर उनसे मैं कहती थी कि जो कि बच्चे आपके हाथ में बच्चों को दिया गया है, अभिभावक आपके भरोसे छोड़े हैं, तो इसलिए बच्चों को अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करें, और वो काफ़ी तन मन से वो करते भी हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे मैम के वर्तमान में, अगर हम बात करते हैं तो 7 जून 2024 को अन्नपूर्णा देवी जी ने यहाँ पर
मोदी कैबिनेट में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग का शपथ लिया, मंत्री पद का शपथ लिया और उसके बाद से लगातार अभी काम कर रही हैं। मैम, महिलाओं के क्षेत्र में काफी ज्यादा आपका योगदान रहा है, क्योंकि आपने महिलाओं को ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में देखा है और साथ ही साथ पूरे अलग अलग राज्यों का भी आपने भ्रमण किया है जहां पर आपसे महिलाएं मिलती हैं। मैम, वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें हमारे साथ। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा जिस दिन मुझे ये जिम्मा मिला, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा, यानी कि ये विभाग अगर हम देखें तो लगभग आबादी का 70% महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से वो गाइड होता है। तो ये एक अच्छा अवसर मेरे लिए भी है, सुनहरा अवसर है। और ये हम पहले तो लोगों से मिलकर, कुछ राज्य में भी जब भ्रमण होता है तो राज्य में वहाँ की क्या समस्या है या वह महिलाएं क्या कर रही हैं, उन सारी चीज़ों को जानने का भी प्रयास हम करते हैं। और जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना का लाभ लोगों तक पहुँचे, ये प्रयास करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज के समय में अगर हम देखें तो महिला सशक्तिकरण, वाकई में महिला सशक्तिकरण पहले एक नारा होता था, लेकिन 14 के बाद से जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्पित होकर, कृत संकल्पित होकर महिलाओं के लिए काम किया, यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास। आज हमारी महिलाएं अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, आज हमारी बेटियां रक्षा के क्षेत्र में देखें तो वहाँ भी काम कर रही हैं, यानी कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं अब अपना परचम लहरा रही है। और ये हमें लगता है, ये जो एक अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक अभियान चला 2014 से, तो उसके बाद लोगों के मन में धीरे धीरे बेटियों के प्रति कि अब बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियां हर कुछ कर सकती हैं। और सरकार के द्वारा साथ में जब योजनाएं चलाई गई तो आज बहुत खुशी होती है कि जब आप सुदूरवर्ती गांव में भी जाकर जब देखते हैं तो उन माँ का भी सपना होता है कि हम बेटी को अच्छा से पढ़ाएंगे, और वो पढ़ाती हैं। विद्यालय में जब जाने के बाद, एक पहले की 98 के समय की बात अगर हम करें, गांव में अगर हम जाते थे तो बहुत कम बच्चियां मिलती थी स्कूल में, लेकिन उसके बाद जाते हैं तो वो तो बिल्कुल ही उल्टा है। अभी अब के समय में बेटियां ही आगे हैं। और उसी तरह भारत सरकार ने जो किया, भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी देखें, स्टेम में भी तो बेटियां अच्छा है। स्टेम में उनका 41% से ज़्यादा उनका वो बढ़ गई हैं, पढ़ाई कर रही हैं, उससे परसेंटेज है। और रक्षा के अलावा भी सैनिक स्कूल में पहले बेटियों का एडमिशन नहीं होता था, अब सैनिक स्कूल में बेटियों का एडमिशन होने लगा। कामकाजी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल या सखी निवास, जहाँ की महिलाएं रहकर वो काम कर सके, उसके साथ साथ क्रेच की भी व्यवस्था सरकार के माध्यम से कराई जा रही है कि अपने बच्चों को वहाँ वो रख सके। और उसी तरह से अभी देखेंगे तो हम SHGs की बात अगर करें, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस तरह से ये एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ, एक परिवर्तन हुआ है। 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, 2 करोड़ के लगभग लखपति दीदी बन गई हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान अब महिलाएं बन रही है। और स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, हर में अब महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं। उनको अवसर भी मिल रहा है, सरकार के द्वारा सहयोग भी मिल रहा है, और अब एक अच्छे माहौल में उन्हें भी लग रहा है कि एक अच्छा अवसर मिला है, माहौल मिला है। तो महिलाएं ऐसे भी चूकती नहीं है जब अगर उन्हें अवसर मिल जाए, और उसका वो फ़ायदा उठा रही है। और आज भारत के अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की भी अहम भूमिका है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि नारी तुम अबला नहीं, तुम लड़ सकती हो और अपने हक के लिए लड़ो, तो फिर तुम्हारी पहचान जरूर बनेगी। और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया। मैम, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा उन महिलाओं के लिए जो आज के इस एपिसोड को देखने के बाद खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कदम और बढ़ाएंगी और आपसे प्रेरणा लेंगी। मैम, उन सभी महिलाओं को एक संदेश क्या दीजिएगा सशक्तिकरण को लेकर? देखिए, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि यही समय है, सही समय है।
और महिलाओं के लिए अनमोल समय है। हम सभी महिलाओं से कहना चाहेंगे कि आपके एक भाई के रूप में, बेटा के रूप में देश में का नेतृत्व कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके पीछे खड़े हैं और उनके द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की हम बात करें या फिर महिला सशक्तिकरण की दिशा में SHGs की बात करें, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया या स्टेम की बात करें, हर एक क्षेत्र में अब बेटियां, हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो आप इस अवसर का लाभ जरूर लें और जो विकसित भारत का संकल्प 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आप सभी जरूर सहभागी बने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप अपनी सहभागिता, अपना सहयोग जरूर दें। तो देखिए, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में अन्नपूर्णा देवी जी थी, जिनके साथ हम लोगों ने बातचीत की और उनकी कुछ ऐसी कहानियों के बारे में भी जाना जो शायद लोग अभी भी नहीं जानते थे और उस चीज को जरूर सिद्ध किया है कि महिलाएं आप सशक्त हो सकती हैं। सिर्फ आपको एक मौका जब मिले तो उसे जरूर लें और आगे बढ़ें। सहयोगी अभय के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।